मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। हिस्ट्री पढ़ाएं या बायो पढ़ाएं, जो बताओ। अभी तो पढ़ाना तो दोनों चीज़ हैं। इतिहास पहले पढ़ाएं हैं, चलो इतिहास पढ़ लो। तो अभी जो पुराना पढ़ा चुके हैं कुछ बता सकते हो उसमें हैं? चलो पूछता हूँ पुराना चीज़ है। अभी ये मतलब ये तो ब्रिटिश नीतियाँ और उनका प्रभाव है जो मेरे पास PDF है, नोट्स है। लेकिन अभी इतिहास का जो है ये कम से कम कितने 80-85% मतलब पेज बन गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। और अभी आधा हिस्ट्री मतलब आधा हिस्ट्री 1857 से पहले का लगभग आधा इतिहास रहता है, और 1857 से लेकर के नेशनल मूवमेंट तक 1947 तक आज़ादी तक का पूरा आधा मॉडर्न इंडिया रहता है। तो अभी हम लोग आधा कंप्लीट कर पाएंगे 1-2 क्लास में। और तो ये खाली जो है ब्रिटिश नीतियाँ और उनका प्रभाव है जो हमारे पास, इनसे मैं पूछूंगा। जो अभी 4-5 लेक्चर हुए हैं उनमें से पूछूंगा, देखता हूँ कितना तुम लोग बता पाते हो। व्यक्तिगत सिद्धांत किसने दिया था? हड़प सिद्धांत डलहौजी। हाँ, ऐसे याद होना चाहिए, डलहौजी ने दिया था। हड़प सिद्धांत डलहौजी ने दिया था। सबसे पहले हड़प का शिकार होने वाला राज्य कौन था? सतारा। कौन था? सतारा। और सबसे पहला हो गया, और सबसे आखिरी अवध 1856 में। और अवध का नवाब कौन था उस समय? सादत खान द्वितीय था उस समय जब हड़प हुआ था 1856 में। 1856 की बात कर रहे हैं। नवाब वाजिद अली खां, पूरी कहानी बताई थी कि नवाब वाजिद अली खां भैया जूता पहन रहे थे, एक जूता पहना करके जो है चला गया था उसका जो है सेवक, और एक ही जूता रह गया था पैर में, तो भागा नहीं था और अंग्रेज सिपाही उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ कौन कौन सी थीं? स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और रैयतवाड़ी, सूर्यास्त का कानून किसको कहा गया है? कौन से भू बंदोबस्त को? स्थायी बंदोबस्त को। आगरा क्षेत्र में कौन सा व्यवस्था लागू थी भू राजस्व की? आगरा क्षेत्र में महलवाड़ी। ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्र पर लगाए जाने वाला कौन सा भू राजस्व नीति थी? कौन सी? रैयतवाड़ी। कितने % पे? 51%। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये किसने लिखा था? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक एक जो है पत्र जारी किया था, जिसमें एक व्यक्ति ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन के बहिर्गमन सिद्धांत को बताया था ना। और रमेश चंद्र दत्त की किताब का क्या नाम था? रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त ने एक किताब लिखी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इतनी जल्दी भूल जाते हो हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। किसने किया था? वेलेजली के समय में 1800 में। वेलेजली 1800 में स्थापित हुई थी। वेलेजली था ना 1798 से 1805 तक का कार्यकाल वेलेजली का था। और ली कमीशन का गठन कब हुआ था? हाँ, 1924। किससे संबंधित है ली कमीशन? यहाँ से प्रश्न आता है, ली कमीशन किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग से संबंधित है। किससे है? लोक सेवा आयोग से। हाँ, ये याद होना चाहिए। जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था उसका पहला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे।
ठीक है, याद है, सही है। और इसके अलावा वर्तमान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? यू ललित, उदय उमेश ललित। हाँ। जोनाथन डंकन ने संस्कृत स्कूल कहाँ खोला था और कब खोला था? 1984 में। बनारस 1791। 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन ने एक स्कूल खोला था, संस्कृत कॉलेज। और मदरसा 1781। मैं मानचित्र बना करके समझाया था पूरा ना। कलकत्ता में मदरसा 1781 और बनारस में 1781 कलकत्ता और बनारस में 1791। ठीक है, तो मानचित्र से पढ़ाता हूँ तब भी भूल जाते हो, कन्फ्यूजन हो जाता है। 3 विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए थे भारत में? 1757 में। कौन, कहाँ पे? हाँ, मद्रास, मुंबई और कोलकाता। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे, चलो अब पढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्रेस का विकास, भारत में प्रेस का विकास और जो है ब्रिटिश नीतियाँ, ब्रिटिश नीतियाँ, ब्रिटिश नीतियाँ। प्रेस का मतलब वो वाला प्रेस नहीं, कपड़ा प्रेस करने वाला प्रेस नहीं। यहाँ पर प्रेस का मतलब हो गया मुद्रण से संबंधित है, जो उस समय पत्रिकाएं, पेपर, न्यूज़पेपर ये सब जो है छपती थी, इसी को क्या कहा जाता है? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस में ही तो छपती हैं, जो प्रिंट किया जाता है, प्रिंटिंग मशीन। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जान लो। सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी खोज, उसको स्थापित किया था गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने, आपने 9th क्लास में जाने पढ़ा होगा या 10th क्लास में। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले 1439 में, ये जर्मनी का था, इसने जो है प्रिंटिंग प्रेस की क्या की थी? खोज की थी। इसके पहले जो है जितने भी पांडुलिपियाँ थी वो सब हाथ से लिखी जाती, हाथ से लिखी वाली किताबें मिलती थी। गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था। तो सीधे सीधे प्रश्न आएगा, कहीं भी सामान्य ज्ञान में आएगा प्रश्न कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। ये तो हो गया संसार की बात, लेकिन छापे खाने के आविष्कार के लिए उससे पहले स्याही आई होगी और उसके पहले जो है कागज़ आया होगा। तो स्याही के बारे में प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। स्याही जो इंक है, इसके प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिस्र से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मिस्र से, और समानांतर चीन से भी मिलते हैं। स्याही के बारे में जानकारी सबसे पहले किस सभ्यता से मिलती है? मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता से। और कागज़ का आविष्कार, कागज़ के बारे में सबसे पहले जो है जानकारी किसको प्राप्त हुई? चीन वालों को। किसको हुई? चीनी लोगों को, चीनी सभ्यता। तो इस तरीके से ये 2 मुख्य चीज़ थी जो प्रिंटिंग प्रेस में काम आने वाली थी। जब कागज़ नहीं था तो किस पे लिखते थे? पत्रों पे, ताड़ पत्र हो गए या जो है कपड़ों पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे लिखा, या तांबे पे या फिर पत्थरों पे सब लिखते थे ना। अशोक वगैरह के शिलालेख मिले हैं, पढ़ाया था मैंने। पत्थरों पे, शिला मतलब पत्थर, तो पत्थरों पे लिखाए जाते थे सारी चीज़ें। तो कागज़ का आविष्कार जो है चीन से संबंधित है। तो ये मुख्य कुछ सामान्य जानकारी थी। भारत में जो पहले प्रश्न बनता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, वो प्रयोग कहाँ हुआ? आविष्कार तो गुटेनबर्ग ने कर दिया था, लेकिन भारत में वहाँ से लोग आएंगे तभी तो भारत में इसका प्रयोग होगा। तो सबसे पहले यूरोपीय शक्ति कौन आई थी भारत में? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो 1556 में पुर्तगालियों ने, किसने? पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। कहाँ? गोवा में। क्योंकि इसी क्षेत्र में थे ना, काली कटाए हुए थे, और गोवा में इनकी क्या थी? बस्तियां थी। गोवा में इनकी बस्तियां थी। तो गोवा में इन्होंने 1556 में, प्रश्न यहाँ से आएगा कि भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। और कहाँ स्थापित किया था? गोवा में स्थापित किया था। ठीक है, 1556 में। अब इसके बाद में अंग्रेज आते हैं। तो अंग्रेज
काफ़ी लंबे समय बाद में, चूँकि 1600 में इनकी कंपनी आई, तो 1600 के बाद ही अंग्रेज जो है बम्बई में, मतलब इन्होंने बम्बई में स्थापित की थी अंग्रेजों ने। इसके बाद में 17वीं शताब्दी के प्रारंभ, लास्ट में 17वीं शताब्दी के लास्ट में बम्बई में स्थापित की जो है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो बम्बई में स्थापित की अंग्रेजों ने। यहाँ से प्रश्न मोस्टली ये आता है 1556 वाला, ठीक। इसके बाद में लगभग 100 वर्षों तक इन्होंने जो है प्रेस को स्थापित नहीं किया। 100 वर्ष तक ऐसे ही पड़ा रहा प्रेस, कोई जो है काम नहीं हुआ इस पर। कारण क्या था, अंग्रेज कंपनी आई थी ना व्यापार करने के लिए, तो वो व्यापार के साथ साथ में भारत में लूट मार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लूट मार। अब वो नहीं चाहते थे कि मीडिया में बात पहुँचे, क्योंकि भारतीय भी पढ़े लिखे थे और वो लोग भी प्रेस के दायरे में आ गए थे, मतलब उनको भी ज्ञान हो गया था, वो भी जो है प्रेस चलाने लगे थे और अखबार छापने लगे थे, दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका लिखने लगे थे। तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लिखते थे। तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे तो ये बात अंतर्राष्ट्रीय हो जाता था, अन्य देशों को भी जानकारी हो जाएगी। और इंग्लैंड में कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी और इंग्लैंड में सरकार के पास बात जाएगी कि यहाँ तो कंपनी व्यापार करने गई है और भारत में क्या कर रही है, लूट मचा रही है। तो इन्होंने प्रोत्साहन नहीं किया, ये नहीं चाहते थे कि भारत में जो है प्रेस काम करे, भारत में प्रेस काम करे। लेकिन कब तक रोकेंगे? तो 1780 में, भाई सब अंग्रेज एक जैसे तो नहीं होते ना, कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जिन्होंने खुद ही अपनी नीतियों के खिलाफ लिखा। इन्होंने लिखा और अंग्रेज सरकार को ही बताया, जो उस समय वहाँ की जो शासन सत्ता थी कहाँ की, इंग्लैंड में, उनको भी भेजा गया, जो है लिखित भेजा गया। तो इस क्रम में 1780 में जो है सबसे पहले जो है ऑगस्टस हिक्सी, कौन? ऑगस्टस हिक्की नामक एक व्यक्ति था, अंग्रेज था, जिसने एक पत्रिका, एक समाचार पत्र लिखा, बंगाल गजट। क्या लिखा? बंगाल गजट प्रकाशित किया। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि पहला, भारत का पहला जो है समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और किसने प्रकाशित किया? ऑगस्टस हिक्की ने। किसने प्रकाशित किया? ऑगस्टस हिक्की ने। और कब प्रकाशित किया? 1780 में। देख लो यहाँ पर ये मतलब काफ़ी लंबा गैप चल रहा है। 17वीं शताब्दी के लास्ट में, फिर ये 1684 में, 1684 में बम्बई में अंग्रेजों ने क्या स्थापित किया था? अपना प्रिंटिंग प्रेस। भाई गोवा में तो 1556 में स्थापित हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बम्बई में कब स्थापित की? फैक्ट्री नहीं, प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित की थी? 1684 में। और इसके बाद में 1780 में पहला पेपर निकलता है, कौन सा? बंगाल गजट। तो एक देख रहे हो 100 वर्षों का क्या निकल रहा है? 100 ईयर्स का गैप निकल रहा है। वो यही कारण था। क्या कारण था? कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत में जो है अखबार छापे जाएं। तो 1780 के बाद में अब यहाँ पर अखबार छपने शुरू हो जाते हैं। फिर 1818 में एक भारतीय व्यक्ति था, गंगाधर भट्टाचार्य। कौन था? यहाँ से प्रश्न आता है, गंगाधर भट्टाचार्य। तो गंगाधर भट्टाचार्य ये भारतीय था। ये कौन था? भारतीय था। ऑगस्टस हिक्की कौन थे? अंग्रेज थे। इन्होंने बंगाल गजट अंग्रेजी में छापा था। किस भाषा में? अंग्रेजी में। और बंगाल गजट है तो बंगाल से छपेगा, कहाँ छपेगा? कलकत्ता से। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि बंगाल गजट कहाँ से छपा था? कलकत्ता से, जिसको आज क्या कहते हैं? कोलकाता कहते हैं। और जो कोई भारतीय था, पहला भारतीय था जिसने बंगाल गजट छापा था, जिसने एक पत्रिका छापी थी, समाचार पत्र, उसका क्या नाम था? गंगाधर भट्टाचार्य। और कब छापा था? 1818 में। और इसने भी जो छापा था वो था बंगाल गजट ही। इसने भी जो पेपर छापा था जिसका क्या नाम था? बंगाल गजट। तो 2 बंगाल गजट देखने को मिलते हैं इतिहास में आपको। पहला तो अंग्रेज व्यक्ति था जो ऑगस्टस हिक्की था, इसका सबसे पहला भारतीय, प्रश्न ऐसे आएगा, सबसे पहला भारतीय समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। हमारे साथ बोलो तब याद होगा। सबसे पहला भारतीय समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और किसने छापा था? अंग्रेज ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में। और इसके बाद में पहला भारतीय व्यक्ति जिसने समाचार पत्र भारत में छापा वो कौन था? गंगाधर भट्टाचार्य। और कौन सा पेपर था? बंगाल गजट ही था। और कहाँ से छपा था? कलकत्ता से। और ये कब छपा था? 1818 में। 1818 में छपा था। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं राजा राम मोहन राय। कौन निभाते हैं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी छापी। क्या छापी? 1821 में संवाद कौमुदी एक पत्रिका छापी, संवाद कौमुदी। ये भी बंगाली भाषा में थी। किस भाषा में थी ये? बंगाली। तो बंगाली भाषा में छपने वाली इनकी ये पत्रिका थी कौन सी? संवाद कौमुदी। कब छपी थी? 1821 में। और 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में एक पेपर छापा था, मिरातुल अखबार। कौन सा अखबार? मिरातुल अखबार।
यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से क्या प्रश्न आता है कि मिरातुल अखबार किसका पेपर था? राजा राम मोहन राय का। किसका था? राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय ने इतने ही नहीं छापे थे, और भी पत्र छापे थे जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये जान लो कि इन्होंने 1821 में सबसे पहला पेपर छापा था संवाद कौमुदी। एक पत्र था संवाद कौमुदी जो किस भाषा में था? बंगाली। और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था। किस भाषा में था? फारसी। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है। और ये दोनों कहाँ छपते थे? कलकत्ता से। कहाँ छपते थे? कलकत्ता से। इसीलिए इन्होंने और भी बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं छापी थी। इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक। जनक मतलब फादर। भारतीय पत्रकारिता का जनक। सीधे सीधे प्रश्न आता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का जनक। तो यहाँ से प्रश्न आता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक कौन था? राजा राम मोहन राय। क्यों? और इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं थी क्या थी? संवाद कौमुदी जो सबसे पहली पत्रिका थी 1821 में छपी थी, और मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में छपने वाला पेपर था जो कब छपा था? 1822 में। इसीलिए इनको कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का जनक या जन्मदाता। ठीक, अब इसके बाद अब ये तो और भाषाओं की बात हो गई। सबसे महत्वपूर्ण जो है 1826 में हमारी भाषा में छपी थी, हिंदी में। हमारी भाषा में छपी थी हिंदी में, वो भी कलकत्ता से छपी थी। उदंत मार्तंड, क्या नाम था? उदंत मार्तंड नामक एक पत्रिका छपी थी, जुगल किशोर ने छापा था। किसने छापा था? जुगल किशोर। तो यहाँ से ही प्रश्न आता है कि हिंदी में छपने वाली भारत की पहली पत्रिका कौन थी? उदंत मार्तंड। कौन थी? उदंत मार्तंड। और किसने छापा था? जुगल किशोर ने। किसने छापा था? जुगल किशोर ने। उदंत मार्तंड हिंदी में छपने वाली भारत की पहली पत्रिका थी। जब कब छपी थी? 1826 में। कब छपी थी? 1826 में। और कहाँ से छपी थी? कलकत्ता से। कहाँ से छपी थी? कलकत्ता। इसके अलावा जो है तमाम हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्न आते हैं बहुत सारे जो है पत्र पत्रिकाओं से, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक क्या है कि अब ये भारत में लगातार पेपर छपने लगे थे। लगातार क्या छपने लगे थे? पेपर और पत्र पत्रिकाएं छपती थी। कुछ पेपर होते थे डेली छपते थे, और कुछ पेपर साप्ताहिक छपते थे, कुछ पाक्षिक छपते थे मतलब 15 दिन पे छपते थे, और कुछ मैगजीन होती थी, पत्रिकाएं जो मंथली छपती थी। तो इस तरीके से अब लगातार जब छपने लगेगा, और भारतीय लोग भी बाहर से पढ़ करके आ रहे थे। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े विद्वान थे, इनको हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था राजा राम मोहन राय को। तो ये कई भाषाओं में छापते थे, और भारत की नीतियों को देख रहे हैं अंग्रेज जो लागू कर रहे हैं उन सब के खिलाफ छाप रहे थे। हाँ, ये समाज सुधारक भी थे। अब आगे हमारा टॉपिक आएगा इसके बाद ही 1857 की क्रांति से पहले ही, अब ये ख़त्म करके फिर वहीं शुरू करेंगे। समाज सुधारक में कौन कौन से जो संस्थाएं स्थापित होती हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो जो है इसलिए आगे मतलब आगे जाने से पहले सारा तारतम्य से पढ़ते रहोगे ना, तो बिल्कुल इतिहास बिल्कुल क्रिस्टल की भांति एकदम कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्योंकि देखो इतिहास फैक्ट से भरा हुआ है, लेकिन फैक्ट तथ्य को जो हम कंसेप्ट से जोड़ के पढ़ेंगे ना, कड़ी से कड़ी जोड़ के पढ़ेंगे, तो हमको दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। तो इस तरीके से जो है अब भारत में बहुत सारे पेपर मैगजीन छपने लगे थे पर डे, मतलब इस तरीके से, और भारत में अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ छापने लगे थे, और बात पहुंचने लगी थी कहाँ? इंग्लैंड तक। और इसके अलावा अन्य देशों में चाहे रूस हो या अब सब वो सब विरोध करने लगे थे कि भारत में बातें ये छप रही तो कुछ ना कुछ जो है कुछ सही बात होगी। तो अब अंग्रेज जो अभी तो कंपनी थी ना, भारत में अंग्रेज कंपनी थी, अभी भारत में साम्राज्य का शासन नहीं शुरू होता। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत से कंपनी खत्म कर दी जाती है और शासन शुरू होता है अंग्रेज जो है राजा रानी की। लेकिन इसके पहले कंपनी थी और कंपनी में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। तो अब कंपनी के जो अधिकारी थे वो क्या करते थे कि इन समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए समय समय पर एक्ट लाते थे, अधिनियम लाते थे, कानून बनाते थे कि समाचार पत्र मतलब आसानी से लोग छाप न सकें। तो इनके विरुद्ध, भारतीय समाचार पत्र के विरुद्ध जो है अंग्रेज़ों ने बहुत सारी कुछ पॉलिसियाँ स्थापित, वो एक्ट लाए, कानून बनाए। तो उसी कानून का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, कौन कौन से कानून थे, यानी ब्रिटिश नीतियाँ क्या थी, हमारा मकसद क्या है ब्रिटिश नीतियाँ। तो सबसे पहले 1799 में एक कानून पारित किया जाता है। देखो 1780 में हमने बताया था ना, 1780 में पहला पेपर छपा था, कौन सा? बंगाल गजट। किसने छापा था? ऑगस्टस हिक्की ने। किसने छापा था? ऑगस्टस हिक्की ने। और इसी के 19 वर्ष बाद, इतिहास में तारीख दिन ऐसे याद किया जाता है, कितना समय बस याद हो जाएगा,
1780 से 1799, यानी 19 वर्ष बाद ही अंग्रेज़ों को ये लगने लगा, अंग्रेज अधिकारियों को, कि भारत में ये क्या होने लगा है, भारतीय लोग जो है हमारे विरुद्ध ही छापने लगे हैं। तो पहला एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी। और उस समय कौन था 1799 में गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 में भारत आता है और 1805 तक रहता है। 1798 में पहला राज्य कौन था जिसको उसने विलय नीति के तहत मिला लिया था? हैदराबाद। जैसे ही उसका नाम याद आए बस हैदराबाद खट से आ जाना चाहिए। 1798 वेलेस्ली की विलय नीति, मतलब वो सहायक संधि भी विलय नीति थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन? हैदराबाद। तो 1799 में वेलेस्ली था। क्या था? कौन था? वेलेस्ली था। तो वेलेस्ली ने, अब देखो, जब भी हम कुछ काटते हैं, किसी भी चीज़ को काटते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? कैंची। क्या इस्तेमाल करते हैं? कैंची। और कैंची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजर कहते हैं। तो यहाँ पर उसी से मिलता जुलता शब्द है सेंसरशिप। क्या है? सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या बोलते हैं? सेंसरशिप। तो प्रथम सेंसरशिप समाचार पत्रों पर, भारतीय समाचार पत्रों पर पहला सेंसरशिप किसने लागू किया? भारतीय समाचार पत्रों पर पहला सेंसरशिप वाला एक्ट लाया, कानून बनाया, अधिनियम बनाया। किसने बनाया? वेलेस्ली ने। किसने बनाया? वेलेस्ली ने। तो प्रश्न यहाँ से आता है, भारत ने प्रथम समाचार पत्र सेंसरशिप जो है लाने वाला कौन सा गवर्नर था? वेलेस्ली था। गवर्नर जनरल वेलेस्ली था जो प्रथम सेंसरशिप लाया। सेंसरशिप का मतलब अब क्या हो गया कि यहाँ पर जो समाचार छपेंगे उसको पहले देखा जाएगा, रीड किया जाएगा कि हमारे नीतियों के खिलाफ तो नहीं छापा गया है, हमारी अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ तो नहीं छापा गया। अगर खिलाफ छापा गया है तो उतना क्या कर देंगे? वो काट देंगे, उतना काट देंगे, फिर छापेंगे। तो इसी को कहा गया सेंसरशिप। तो भारत में पहला सेंसरशिप कब लाया गया? 1799 में। 1799। इसके बाद 1823 में जो है एक अधिनियम आता है। अधिनियम क्या आता है? एक जो है सुधार, वो उसका वो आता है जो जिसमें कुछ चीज़ें बैन की जाती हैं। एक 1823 का अधिनियम आता है, एक्ट आता है। तो 1823 में जो एक्ट आया, इसके तहत समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र भारत का जो था 1823 के अधिनियम के तहत ये लाइसेंसिंग नीति थी। ये नीति लाइसेंसिंग नीति, कौन सी नीति थी? लाइसेंसिंग। अब इस नीति में क्या किया गया? लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। अर्थात समाचार को छापने के लिए अब सरकार से क्या लेनी पड़ेगी? लाइसेंस। और सब लोग लाइसेंस ले नहीं सकते हैं। लाइसेंस लेने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, लाइसेंस लेने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो सब लोग लाइसेंस ले नहीं सकते हैं। तो 1823 का जो अधिनियम आया था, लाइसेंसिंग नीति, इस नीति के तहत पहला शिकार होने वाला कौन सा भारत का समाचार पत्र था? तो संवाद कौमुदी था। कौन था? संवाद कौमुदी। राजा राम। 1835 में एक एक्ट आता है, चार्ल्स मेटकाफ। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, चार्ल्स मेटकाफ। इन्होंने क्या किया कि भारत, ये बहुत सुलझे हुए आदमी थे। इन्होंने कहा कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए सबको, लिखने की और बोलने की क्या होनी चाहिए? आज़ादी होनी चाहिए। तो इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ ने जितनी भी सेंसरशिप और जो है लाइसेंसिंग प्रणाली थी सबको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। सबको खत्म कर दिया। तो सारी नीतियों को, जो अखबार पे छपने वाले, अखबार पे लगने वाली सारी जितनी भी नीतियां थी, पॉलिसियां थी, उसको क्या कर दिया इन्होंने? खत्म कर दिया। सारी नीतियों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। किसने खत्म किया था? चार्ल्स मेटकाफ ने। और इन्होंने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, हम ये कहते हैं कि सब लोग छापो, कोई बात नहीं, लेकिन छापने से पहले आपको अपना स्थान बताना पड़ेगा। प्रिंटिंग प्रेस आपने कहाँ स्थापित किया है? प्रिंटिंग प्रेस आपने कहाँ स्थापित किया है? तो इसका जिक्र करना पड़ेगा। लेकिन आप अब कुछ ना तो लाइसेंस लेना है, ना ही हम कैंची चलाएंगे, सेंसरशिप चलाएंगे, कुछ भी नहीं चलाएंगे, और आप जो है समाचार पत्र छाप सकते हो। तो भारत में चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसका? मुक्तिदाता। यानी समाचार पत्र पे जो सेंसर लगा था उसका मुक्तिदाता किसको कहा गया? चार्ल्स मेटकाफ को। मेटकाफ को। तो मेटकाफ को समाचार पत्रों का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता। क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि समाचार पत्रों का जो सेंसरशिप पे या समाचार पत्रों के जो विरुद्ध कानून थे उनको खत्म करने वाला कौन था? चार्ल्स मेटकाफ था, मुक्तिदाता। अब समाचार खूब छपने लगे। अब समाचार क्या होने लगे? खूब छपने लगे। अब जब समाचार छपने लगे, इसी दौरान जो है बहुत सारी नीतियाँ जो है इंग्लैंड की मतलब अंग्रेजों की छापी जाती हैं। और भारत में धीरे धीरे समाचारों ने ही क्या किया था? लोगों को यूनाइट करना शुरू किया था। लोग जहाँ भी
कहीं चाय पीते थे, कहीं बैठ करके वार्तालाप करते थे, नाई की दुकान पे जाते थे कहीं, तो उनको धीरे से पर्चा थमा दिया जाता था, धीरे से पर्चा थमा दिया जाता था कि हम लोग जो है एकजुट हो रहे हैं, इस तरीके से जो है हमको विद्रोह करना है। तो बहुत सारे विद्रोह होते थे। 1857 से पहले बहुत सारे लोकल स्थानीय विद्रोह भी हुए थे। तो वो सब इन्हीं कारणों से हुए थे कि जो है समाचारों के छपने से और जो है लोगों तक सूचना आसानी से पहुंच जाती थी। पहले व्हाट्सएप तो था नहीं कि मोबाइल था और तुरंत जैसे ही खट से कोई मैसेज आया भेज दिया, एक ने भेजा 10 को, 10 ने भेजा 10 को, ऐसे भेजते हुए पता पूरी दुनिया में एक ही दिन में फैल गई समाचार। पहले ऐसे तो था नहीं। तो पहले प्रिंटिंग प्रेस का ही माध्यम था। तो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोग धीरे धीरे यूनाइट होने लगे थे, धीरे धीरे यूनाइट होने लगे। अब आज के समय में क्या है, आज के समय में जो है जनता ही राजा है। जनता ही किसी को चाहे तो मीडिया का बहुत बड़ा हीरो बना दे, किसी को चाहे तो जीरो बनाते रहे। ठीक, अभी देखो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के बारे में हम जानते नहीं हैं और अचानक रातों रात वो जो है सुपरस्टार बन जाता है। सौरभ जोशी का ब्लॉग देखिए, सौरभ जोशी बहुत तेज़ी से, दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो है ब्लॉगर है यूट्यूब में, और आज वो जो है अपने यूट्यूब की कमाई से जाने कितने जो है बढ़िया मकान और सारी फैसिलिटी कर लिए सिर्फ 2 साल 3 साल की यात्रा में। कोई जानता नहीं था और अचानक सौरभ जोशी उभरता है ब्लॉगर के रूप में। बस खाली क्या करता है, डेली जब अपनी लाइव नहा रहा है, खा रहा है, टहल रहा है, यहाँ वहाँ कार चला रहा है, उसी को ब्लॉगिंग करता है और डाल देता है। और भारत की पब्लिक ऐसी भूखी देखने के लिए कि उसके 10 मिनट 15 मिनट के ब्लॉग को देख करके उसे हीरो बना दिया रातों रात। तो इस तरीके से उसकी कमाई बहुत ज़बरदस्त हो गई, लगभग जाने कितने मिलियन तो उसके सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो भारत की जनता खास करके सोशल मीडिया में किसी को चाहे तो रातों रात ताज पहना दे और नहीं तो बहुत संघर्ष करते रहे और नहीं बढ़ सकते। तो उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय क्या था, समाचार पत्रों का जो है चलन था, जो प्रिंटिंग प्रेस की जो है हमारे भारत में खोज हो ही चुकी, मतलब उसका स्थापना हो ही चुकी थी। तो 1857 की क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति हो जाती है। अब क्रांति हो जाएगी तो चार्ल्स मेटकाफ साहब भाई साहब ने कहा था कि समाचार पत्र बैन नहीं करेंगे, लेकिन सरकार को तुरंत, कौन सी सरकार, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज जो कंपनी की बात करेंगे, जो कंपनी थी उसने तुरंत क्या किया, जो है तत्कालीन जो है आपातकालीन समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया, जो है रोक लगा दिया, एक तरीके से सेंसर लगा दिया। तो यहाँ पर आपातकालीन रोक लगाया था, आपातकालीन, परमानेंट नहीं। 1857 में आपातकालीन रोक लगा दिया था। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है, जो 1835 में चार्ल्स मेटकाफ साहब ने जो मतलब समाचार पत्रों को मुक्त किया था सेंसर से, लाइसेंस से, तो वो कब खत्म हो गया, 1857 में। लेकिन आप बिल्कुल जो है थोड़े समय के लिए, 1 साल के लिए ही खाली रोका गया था, क्योंकि इसके बाद फिर साम्राज्य का शासन शुरू हो जाता है। भारत में एक नया संविधान लागू हो जाता है और कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है और शासन शुरू हो जाता है साम्राज्य का। वो लोग हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आपातकालीन व्यवस्था लागू हो जाती है 1857 में। लेकिन 1857 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट आता है वो आता है एक 1878 का एक्ट। कौन सा आता है, 1878 का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। 1878 का, इसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या बोलते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, अधिनियम, प्रेस अधिनियम। अब वर्नाकुलर का मतलब मैंने बताया ही था, क्या होता है, भारत मतलब जो है भारतीय भाषा में। कौन, वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, जो क्षेत्रीय भाषा है, जो भाषा है वो कौन सी होनी चाहिए, क्षेत्रीय लैंग्वेज। तो भारतीय भाषा, यानी भारतीय भाषा जितनी भी थे, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो उर्दू हो, फारसी हो, हिंदी हो, ये सब भारतीय भाषा। तो इन भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर जो है बहुत भयंकर जो है एक नई नीति लगा दी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको क्या कहा गया, वर्नाकुलर। और ये लगाने वाला कौन था, लॉर्ड लिटन। कौन था, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। क्या पारित कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और ये कब आया था, 1878 में। कब आया था, 1878 में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहेगी कि जो जिले का जो मुख्य न्यायाधीश है या दंडाधिकारी है, जो जिले का दंड देने वाला अधिकारी है, उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो जितने भी समाचार पत्र उस जिले से छप रहे हैं, उन समाचार पत्रों के जो है प्रकाशकों को बुला करके और उनसे एक जो है कंसेंट साइन कराया जाएगा, एक बॉन्ड भराया जाएगा। और उस बॉन्ड में ये साइन किया जाएगा कि भारत की नीतियों के खिलाफ तो नहीं छापोगे, भारत की नीतियों के खिलाफ तो नहीं छापोगे। अगर नीतियों के खिलाफ छापोगे तो उसमें लिखा है कि तुम्हारी जो है प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा और अखबार को जो है बैन कर दिया जाएगा छपना। तो पहले ही साइन करवा लिया जाता था।
तो इस तरीके से मतलब सभी जितने भी भारतीय भाषाओं में छपने वाले, अंग्रेजी को छोड़ करके जितने भी भारतीय भाषाओं में, चाहे वो बंगाली में छप रहे हों, चाहे वो तेलुगु में छप रहे हों, चाहे मराठी में छप रहे हों, चाहे वो हिंदी में छप रहे हों, जितनी भी भाषाओं में, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर मतलब भारतीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाला। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत क्या ये लेकर कौन आया था, लॉर्ड लिटन। कौन लेके आया था, लॉर्ड लिटन। अब लॉर्ड लिटन ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि जो है इसमें जो है क्षेत्रीय जो जिला अधिकारी थे, जिला दंडा अधिकारी थे, उनको ये अधिकार दे दिया गया कि उनके जिले से छपने वाले जितने भी अखबार पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, वो अगर ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ छापते हैं तो उनको तुरंत दंडित किया जाएगा, उनको तुरंत बंद कर दिया जाएगा, जुर्माना ठोका जाएगा, जेल कारावास होगी, सब कुछ होगा। तो इस तरीके से लिटन लेकर ये आते हैं। और कारण क्या था, क्यों लाए थे, क्योंकि लिटन महोदय एक साम्राज्य विस्तारवादी नीति के व्यक्ति थे। वो चाहते थे हिंदुस्तान में साम्राज्य का विस्तार और करें। अब इसमें जो है कंपनी का शासन खत्म हो गया था, अब शासन किसका चल रहा था, जो है महारानी का शासन चल रहा था। तो उनके शासनकाल में ये चाहते थे कि यहाँ पे काफ़ी जो है साम्राज्य का विस्तार और किया जाए। और इसके अलावा 1877 ईस्वी में महारानी जी आती हैं, इंग्लैंड की महारानी जी आती हैं, दिल्ली में आती हैं। कहाँ आती हैं, दिल्ली में। तो इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। किसका आयोजन किया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और दिल्ली दरबार का इसने जब आयोजन किया तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। और इस दौरान 1876 से लेकर के और 1878 के बीच जो है भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। और इसने पैसा कहाँ खर्च कर दिया, साम्राज्य को खुश करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। कब किया था, 1877 में। तो ये सारी बातें पेपर में छपी, ये सब बातें पेपर में छापी गई भारतीयों ने, क्योंकि चार्ल्स ने क्या कर दिया था, जो है मुक्त कर दिया था। और एक साल के लिए खाली 1857 से 58 के बीच में खाली आपातकालीन जो है उसको प्रेस पर बैन लगाया गया था और फिर बैन खत्म कर लिया गया था। तो अखबार में खूब छपा और जो लिटन की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई, लंदन तक इसकी बात पहुंच गई कि लिटन ऐसा काम कर रहा है। तो जब किरकिरी हुई तो इसने कहा कि अब हम क्या कर देते हैं, पत्र जो समाचार भारतीय समाचार पत्र हैं, भारतीय भाषाओं में हैं, उन्हीं का गला दबा देते हैं। क्या कर देते हैं, गला दबा देते हैं। तो इसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा गया, जो है भारतीय जो है गला मुंह बंद करने वाला, भारतीय समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला एक्ट, अधिनियम, मुंह बंद करने वाला या गला दबाने वाला अधिनियम। तो इसको कहा गया गैगिंग एक्ट। क्या कहा गया, गैगिंग मतलब इस तरीके से इंग्लिश में कहते हैं गैगिंग एक्ट, तो अंग्रेजी में मतलब इसको गैगिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला, गला दबाने वाला एक्ट कहा गया। किसको कहा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। यानी भारतीय समाचार पत्र का क्या कर दिया गया, मुंह बंद कर दिया गया। अब जो है अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ किसी भी प्रकार से बातें छाप नहीं सकते हो। अगर छापोगे तो तुरंत जो है लाइसेंस निरस्त, तुरंत जो है सेंसरशिप लागू और जेल अलग से हो सकती है। तो इस तरीके से 1878। अब इसमें प्रश्न यहाँ से आता है कि इस एक्ट के तहत सबसे पहला समाचार पत्र कौन था जो कुर्बान हुआ। तो यहाँ से प्रश्न आता है, सोम प्रकाश। कौन था, सोम प्रकाश। ये भी बंगाल से छपता था, उसमें भी बंगाल ही गढ़ था। बंगाल क्या था, गढ़ था। जो भारत में जो भी क्रांति शुरुआत में हुई, मोस्टली बड़ी बड़ी क्रांतियाँ देखने को मिलती हैं कहाँ से, बंगाली क्षेत्र से। तो क्योंकि बंगाल क्षेत्र में जो है प्रेस काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी जो है व्यापक रूप से वहाँ पे पेपर पत्रिकाएं छपती थी और लोग जागरूक हो रहे थे धीरे धीरे। राजा राम मोहन राय की बात करें, वो भी बंगाल से ही थे। तो ऐसे लोग जो थे वो सब बंगाल में ही क्रांतिकारी काम कर रहे थे। तो यहाँ पर सोम प्रकाश जो था ईश्वरचंद विद्यासागर का था। किसका था, ईश्वरचंद विद्यासागर। और ईश्वरचंद विद्यासागर बड़ा ही आग उगलता हुआ बात लिखते थे। विद्यासागर बहुत आग। अभी देखो साहित्य क्या है, साहित्य पढ़ करके आप अब जो है कोई भक्ति साहित्य पढ़ लिया तो आप जो है क्या करने लगोगे, भक्ति करने लगोगे। और वहीं पर कोई जो है किसी की ऐसी रचना पढ़ लो जिसमें जो है ज़्यादा ओजस्वी हो, पाकिस्तान की खिलाफ बातें लिखी हो, तुरंत खून खौल उठता है ना पढ़ते ही। तो इसी तरीके से विद्यासागर ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो सोम प्रकाश लिखे थे, सोम प्रकाश पत्रिका में यही सारी बातें लिखी रहती थी। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत भयंकर बातें लिखी रहती थी। और ये छपती किस में थी, बंगाली में। किस में छपती थी, बंगाली में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का नियम क्या था, क्षेत्रीय भाषाओं में जो छप रहे हैं उनको रोकना है। तो इन्होंने, महाशय ने ये बंगाली में छपी थी और सबसे पहले जाकर अंग्रेज इन्हीं को धर पकड़े। सोम प्रकाश पहले से पढ़ते आ रहे थे। लिटन को पता था कि जो है सोम प्रकाश जो है हमारे खिलाफ लिख रहा है, बहुत खतरनाक है। तो पहले ही छापा मारा किस पर, सोम प्रकाश पर। तो प्रश्न यहाँ पे आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का शिकार होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था,
सोम प्रकाश था। कौन था? सोम प्रकाश था, जो 1878 में सबसे पहले बैन किया गया। क्या किया गया? बैन कर दिया गया। लेकिन यहीं पर जो है एक महाशय थे, जो है उनकी पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ये भी वहीं छपती थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। ये भी बंगाली भाषा में छपती थी। और इनको पता हो गया कि हमारे चाचा जी का समाचार पत्र बंद हो गया है, हमारे चाचा जी का समाचार पत्र बंद हो गया है। तो जो इनके संपादक थे घोष महोदय, घोष भाई थे, दो भाई थे। तो उन लोगों ने क्या किया, जो है तुरंत रातों रात जैसे अंग्रेज पहुँचे उसके पहले ही समाचार पूरा प्रेस ही चेंज कर दिया, बंगाली भाषा से हटा करके अंग्रेजी में सारा टाइप कर दिया रातों रात। तो रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित होने वाली कौन सी समाचार पत्रिका थी? अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका। तो ये रातों रात किस में कन्वर्ट हो गई? बंगाली से अंग्रेजी में। क्योंकि पता चल गया कि भैया सोम प्रकाश जो हमारे चचा की जो है छपने वाली पत्रिका थी, हम भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, मतलब आग उगल रहे हैं। और अंग्रेजी ज़्यादा लोगों को आती नहीं, छाप दोगे तो कौन भारतीय पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? अंग्रेजी तो पढ़ेंगे। तो भारतीयों को अंग्रेजी ज़्यादा आती नहीं, छापो कोई बात नहीं। तो मतलब अमृत बाजार पत्रिका वाले ये बहुत समझदार थे, उन्होंने तुरंत क्या किया, अपना अंग्रेजी भाषा में ही जो है बंगाली से तुरंत रातों रात जैसे अंग्रेज पहुंचे वहाँ छापा मारने देखे तो अंग्रेजी में छप रही है, लौट ही आए। कहे नियम कानून यही था, लेकिन पता तो था कि ये छपती बंगाली में थी। लेकिन जब उनको कानून के खिलाफ वो मिला ही नहीं, वहाँ पे कुछ पत्रिका ही नहीं मिली बंगाली भाषा में, सारा हटा दिया वहाँ से, माल जो है दबा दिया जो बंगाली भाषा में छपी थी, और सबको छाप दिया अंग्रेजी में। यानी कल का अखबार जो छपने वाला था, बटने वाला था, वो किस में छाप दिया? अंग्रेजी भाषा में। तो रातों रात, प्रश्न सीधे से आता है, रातों रात में अपनी भाषा बदलने वाला पत्र कौन था? अमृत बाजार पत्रिका था। ठीक। तो इस तरीके से ये जो है कुछ वर्नाकुलर एक्ट की नीतियां थी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और 1882 में इसको रिपन ने ख़त्म किया। किसने ख़त्म किया था? लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसको ख़त्म कर दिया। किसको ख़त्म कर दिया था? इस एक्ट को। कौन से एक्ट को? जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक 1882 में ही सबसे पहले बलिदानी बनते हैं। इन समाचार पत्रों के कारण ही उनको क्या हो जाती? कारावास, सजा हो जाती है। तो सबसे पहले यानी प्रेस अधिनियम के तहत जो अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश प्रेस कानून था, उस ब्रिटिश प्रेस कानून के तहत कौन सा भारतीय था जिसको सबसे पहले सजा होती है? तो किसको होती है? बाल गंगाधर तिलक को। किसको होती है? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जो है इस ब्रिटिश समाचार नीति के खिलाफ जो है विरुद्ध जेल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जेल। लोकमान्य तिलक भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक। बाकी डिटेल में हम लोग अध्ययन इनकी किताब, इनकी सब कुछ आगे करेंगे। तो लोकमान्य तिलक के बारे में इतना जान लो कि इन समाचार पत्रों के चक्कर में सबसे पहला भारतीय जो जेल जाता है उसका क्या नाम था? लोकमान्य तिलक, भैया बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरीके से ये कुछ अंग्रेजों की क्या थी? नीतियाँ थी। अब बहुत सारे समाचार पत्र हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। यहाँ से तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। ये कब आया था? 1878 में आया था। कौन लेके आया था? लिटन लेके आया था। हाँ, और सबसे पहली पत्रिका कौन थी जो इसकी कुर्बान बनी थी? सोम प्रकाश। और रातों रात अपना जो है भाषा बदलने वाली पत्रिका कौन थी? अमृत बाजार पत्रिका। और ख़त्म किसने किया था इस एक्ट को? रिपन ने। विपिन ने नहीं। कौन करा? विपिन ने। विपिन ने नहीं, रिपन ने। किसने ख़त्म किया था? रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने ख़त्म किया था। और इस दौरान सबसे पहले भारतीय कौन था जो जेल गया था इन समाचार पत्रों के? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और पहला जो है समाचार सेंसरशिप कानून, सबसे पहला सेंसरशिप कानून कौन सा था? 1799 का, वेलेजली का। किसका था? वेलेजली का, 1799। अब 1799 वेलेजली क्यों लेके आया था? क्योंकि उसमें फ्रांसीसी आक्रमण हो रहे थे। उस समय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो रहा था ना, चार आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए थे। तो वो भारतीय समाचारों में वो बातें ना छपे, इसलिए डर के मारे वेलेजली ने कहा सेंसरशिप लगा दो। अगर कोई बात युद्ध की या छपती है तो उसे तुरंत क्या कर देंगे? काट देंगे। क्योंकि उससे भी लोगों के बीच क्या पहुंचेगा? क्योंकि फ्रांसीसी जो है चाहते थे कि भारत में भारतीयों का सपोर्ट मिल रहा था उनको, तो ऐसी बातें अगर लोगों को पता चलेगी तो फिर
वहीं से बगावत शुरू कर देंगे, इसलिए वेलेजली ये एक्ट लेके आया था। तो इस तरीके से ये सारी हमने यहाँ पर एक्ट देखा, कानून देखा, ठीक। और भारतीय प्रेस का जो है मुक्तदाता या भारतीय प्रेस के विरुद्ध जो है जो सारे कानून को ख़त्म करने वाला या मुक्तिदाता किसको कहा गया है? चार्ल्स मेडकॉफ को। भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसको कहा गया है? चार्ल्स मेडकॉफ को। किसको कहा गया है? चार्ल्स मेडकॉफ को। यानी उसने जो है वो लिबरल कानून बनाया। उसने क्या बनाया? अनुदारवादी कानून बनाया। सारे कानून सेंसर वाले, सारे लाइसेंसिंग वाले कानून क्या कर दिए? खत्म कर दिए। सिर्फ कहा था अपने स्थान को छापना है, अपने स्थान के बारे में बताना है जहाँ से प्रिंटिंग प्रेस तुम्हारी लगी है, छाप रहे हो। और भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने वाला कौन सा यूरोपीय था? किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था? किस यूरोपीय ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? कब? अखबार छापने की बात नहीं कर रहे हैं। डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, हाँ, किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। तो प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहा हूँ, समाचार पत्र की नहीं। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहला स्थापित करने वाला कौन सा यूरोपीय था? पुर्तगाली था। 1556 में कहाँ पर स्थापित हुआ था? गोवा में स्थापित किया गया था, ठीक है। और कल हम लोग जो है प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं वो कहाँ से प्रकाशित हुई, किस सन में प्रकाशित हुई, यहाँ से प्रश्न अक्सर मिल जाते हैं सभी प्रकार की परीक्षाओं में, तो उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। अब बायो की क्लास देखते हैं आगे।